नाइट के 4 बज रहे हैं दोस्तों, जो कि मैं इस वक़्त पढ़ रही हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे-राधे दोस्तों। दोस्तों नाइट के मीन्स सुबह के 4 बज रहा है और मैं 3:30 बजे के बाद जगी थी। तो इस वक़्त तो मेरी 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी अब एग्ज़ाम है तो पढ़ना भी है। और वैसे मैंने प्रिपेयर पहले से भी किया है, क्योंकि मैंने पहले से बताया 1 हफ़्ते से पहले मैं 10 दिन हो गए हैं मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से कंटिन्यू लगी हूँ, हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर भी किया है। लेकिन एग्ज़ाम जब होता है उस दिन 1 दिन पहले अगर तबीयत ख़राब हो जाए, स्वास्थ्य ख़राब हो जाए, तो क्या होता है ना, एक टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं पेपर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए, ये सारी चीज़ें। और मुझे फ़ीवर आ गया था बहुत तेज़, और मैंने जाँच वग़ैरह भी करवाई है, तो टाइफाइड वग़ैरह है, उसकी दवाई अब चलेगी 1 हफ़्ते से ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से दवाई वग़ैरह ले लूँ। तो अभी नाइट में दवाई ली है, अभी सुबह भी दवाई लेकर सेंटर भी जाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स मैं पढ़ रही थी शैक्षिक मूल्यांकन पे। आप लोगों को कुछ बताना है इम्पोर्टेंस। बताना ये है, आपको क्वेश्चन में मूल्यांकन का मापन अगर कहीं दिख जाए, मूल्यांकन का मापन, तो इतना समझ लेना, जो मूल्यांकन का मापन होता है वो एक बड़ी स्तर पे होता है और बड़े-बड़े स्तरों पे उसका निर्माण होता है। तो इसलिए कहने मीन्स ये है कि इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो मतलब एक व्यापक प्रक्रिया में होता है, मीन्स बड़ी प्रक्रिया में बड़े स्तर पे होता है। तो मूल्यांकन का ये जो मापन, जो अलगाव है या इसका सिद्धांत लिखने की वजह विशेषताएँ, तो सबसे पहले आपको पहली लाइन में एक यही लिखना है कि जो मूल्यांकन है ये बड़े स्तरों पे होता है। उसके बाद उसके नीचे से लाइन डाल के आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ामिनर की नज़र पड़े तो आपकी पहली लाइन पे पड़ेगी। आप पहली लाइन पे उसका मतलब जो एकदम सही लिखे होंगे ना, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ेगा भी तो इतना समझ आएगा कि आपने उसके बारे में पहले ही लिख दिया है। ओके। अगले क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ सीखा है। अभी 1 घंटे जो मैं पढ़ रही हूँ, तो पूरा मैंने एक पूरा ये शैक्षिक मूल्यांकन, पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा निचोड़ मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है कि अगर कहीं मुझे ऐसा लगे कि क्वेश्चनों को मैं ट्रिक वाइज़ में बना नहीं पा रही हूँ, तो मैं उसको ये सोचूँ कि जो क्वेश्चन है उसका मतलब निकल के क्या आ रहा है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आप ये क्यों बता रही हो? मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं जानकारी है, जो अभी तक अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया है। ये वीडियो उनके लिए अधिक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो बाकी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर आप देख भी लेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इन तक वीडियो देख लेना। मैंने 6-7 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में यही है तो बिल्कुल आएगा। ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता दूं। मापन का जो समय होता है, मापन का जो सामान्य सिद्धांत होता है, सिद्धांत किससे संबंधित है? मापन का सिद्धांत मैंने बोला है, सिद्धांत अगर आ जाए तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आने की संभावना इस तरीके से कि मैंने सोच लिया है। जैसे मापन मापन से अलग अलगाव क्या है, मूल्यांकन मापन से अलगाव क्या है, और अगर पूछ ले कि मापन का सामान्य सिद्धांत क्या है, इस पे वर्णन कीजिए। या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ऑप्शन आ सकता है ना उसमें। उसमें कई ऑप्शन होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन सही होगा गणित। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? गणित, ठीक है, या गणितीय विधि, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मैंने देख देख के एकदम पूरा निचोड़ देख के ये मैंने लिखा है। और ये मेरे पास, ये देखिए, ये मेरा रजिस्टर है, मैं खुद पढ़ रही हूँ अभी इस वक्त। पेन भी रख के लेकर बैठी हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ उसको लिखती ज़रूर हूँ, क्योंकि सामने ऐसा लगे कि मैं सामने वाले को समझा रही हूँ, तभी आपको याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रभावी मूल्यांकन विशेषता क्या है? या फिर आ सकता है प्रभावी मूल्यांकन विशेषता क्या नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में बनने की संभावना है, और जो थ्योरी होगी उसमें पूछ सकता है प्रभावी मूल्यांकन क्या नहीं है। इसमें एक प्रभावी मूल्यांकन क्या नहीं है, तो उसमें आपको लिखना है, नंबर डाल के ऐसे भी लिख देना है, विश्वसनीयता, लचीलापन और वैधता, लेकिन इसमें जटिलता नहीं होगा। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है तो इसमें जटिलता नहीं होगा। अगर आपको इसमें वर्णन करने को आ जाए इस तरीके से, तो आपको विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता ऐसे नंबर डाल के लिख देना है, ठीक है। क्योंकि विश्वास होना चाहिए इस तरीके से। तो अब थ्योरी अगर लिखेंगे तो बना के अब लिख लेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसमें नहीं ऑप्शन जरूर दिया होगा, क्योंकि दोनों भी बात की जा रही है। अगर नहीं होगा फिर भी आपको दोनों बातें मैंने बता दी। अगर नहीं लिखा हुआ तो लचीलापन, विश्वसनीयता और वैधता, ये 3 ऑप्शन डाल के हेडिंग बाद में आप लिख भी सकते हैं बना के, जो भी लिख दें इसके बारे में। अब थोड़ा तो समझ में आ गया होगा ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, इनके साथ-साथ मैं ऑब्जेक्टिव रिलेट करके पढ़ रही हूँ। थ्योरी पढ़ रही हूँ लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव बना के अपने तरीके से बनाती हूँ कि अगर ये मूल्यांकन से संबंधित आ जाए तो ऑप्शन में ऐसा कौन-सा ऑप्शन रखा होगा जिसको मैं सही मान सकती हूँ, जो सही कर सकती हूँ। तो इसलिए आपको थ्योरी के साथ-साथ में बताऊँगी लेकिन ऑब्जेक्टिव रिलेट करके चलूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हो सकता है ये वीडियो जो आज अभी रात में मैं इस वक़्त 4 बजे पढ़ रही हूँ, काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए और ये वीडियो सब्जेक्ट पेपर में आपको देखने को मिल जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आपको ये लगेगा कि हाँ, ये वीडियो मैंने समय सुबह के टाइम देख लिया, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप देख लेना इसमें कुछ फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं मैंने बताया, सिर्फ़ वही बताया जो आपके पेपर के बेस पे है। तो अगला क्वेश्चन ये है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है या फिर पूछ सकता है अवलोकन की क्या परिभाषा है या कथन किसने दिया है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है ना, मैंने दोनों रिलेट करके बताया। और विज्ञान का आरंभ अवलोकन से है या फिर इसकी पुष्ट कीजिए, अवलोकन की पुष्ट कीजिए। तो अगर पुष्ट करने को आ जाए तो आपको मैं बता दूं, थ्योरी में तो लिखने को आ जाए तो आपको लिखना है अवलोकन मीन्स होता है देखना, देखकर किसी का निरीक्षण करना, देखकर किसी का निरीक्षण करना, अवलोकन मीन्स ये होता है। ओके अगर इसका कथन आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज मिस मत करना, ठीक है। इसकी पुष्टि करें या फिर आ जाए अवलोकन की परिभाषा या कथन किसने दिया है, तो यह कथन गुड तथा हैड की है, गुड तथा हैड की, याद रखना। अगर ऑप्शन में कहीं दिखे तो मेरी बात को ध्यान रखना होगा। ओके क्योंकि फ्रेंड्स 15 नंबर में ऑब्जेक्टिव में यही नाम वगैरह ही पूछ सकता है यार, उसमें पता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, नहीं गलत हो जाते हैं तो उसी के नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। ओके अवलोकन के बारे में, अवलोकन के बारे में बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि अवलोकन है क्या। तो मीन्स इसका होता है, अवलोकन मीन्स होता है देखना, देख कर किसी का निरीक्षण करना। ओके बहुत सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन और बता देती हूँ आप लोगों को, बाकी ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मैं पढ़ तो रही हूँ अच्छे से, लेकिन ये मैंने बहुत अच्छे से मतलब मुझे लगता है कि आने की संभावना, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं अभी। क्वेश्चन हो, निदानात्मक क्या है, उपचारात्मक क्या है। हो सकता है पूछ लिए निदानात्मक उपचारात्मक क्या है और इसका कथन किसने दिया। तो सबसे पहले आपको निदानात्मक उपचारात्मक में लिखना है। फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट में हर जगह पे ही है, मैंने पेपर में पूरे इस सब्जेक्ट में पूरा वही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुड़ा मिलेगा आपको। तो याद रखना है, निदानात्मक हो या रचनात्मक हो, ये बच्चे की समस्या का पता लगाना और उनकी समस्या का मतलब समाधान करना, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है मीन्स ये दोनों ये रचनात्मक मूल्यांकन के साथ चलती हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी रखा मिल सकता है, सतत मूल्यांकन। अगर आ जाए निदानात्मक उपचारात्मक क्या है तो इसमें ऑप्शन भी बन सकता है, ऑप्शन रखा होगा सतत मूल्यांकन। समझ में आ रहा, जैसे एक क्वेश्चन इसी से बनने की संभावना है कि सतत मूल्यांकन जो है ये पठन पाठन के साथ में एक सतत, मैंने व्यापक बताया है कि व्यापक मूल्यांकन को 3 बच्चों में बांटा गया है। अब पूछ ली कि व्यापक मूल्यांकन को कितने बच्चों में बांटा गया है, कितने बच्चों में, तो आप क्या लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे ना, कुछ तो पता होगा। तो व्यापक मूल्यांकन को सिर्फ 3 बच्चों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, बस ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना याद रखना। ओके अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ और बता दूं इसमें आप लोगों को, जो ये शैक्षिक मूल्यांकन है ये समावेशी शिक्षा से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बताऊं क्यों डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर समझो क्योंकि इसमें नाम आने की संभावना ज़्यादा है और जिसमें कोई किसी का नाम पूछ ले। फ्रेंड्स मैं अभी कथन आपको बताऊंगी, ये जो निदानात्मक रचनात्मक के, जैसे कि कोई नाम पूछ रहा है तो अब आप नाम सोचोगे इसका क्या कथन है या किसका कथन दिया हुआ है, तो उसमें नाम पूछने की संभावना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है नहीं। समावेशी शिक्षा पे तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जहाँ पे शिक्षा एक समान अवसर से प्राप्त की जा रही है। समावेशी सब्जेक्ट जो है उसका यही मतलब निकल के आ रहा है कि पूरे सब्जेक्ट में कि शिक्षा को समान अवसर में प्राप्त करवाना हर बच्चे, और शिक्षा जो समावेशी शिक्षा है वो आधे से ज़्यादा बाल विकास से संबंधित है। फ्रेंड्स बाल विकास है इसमें भी, लेकिन इसका ना एक मतलब इसमें जो एक लैंग्वेज लिखी है शैक्षिक मूल्यांकन में या फिर एक तरीके से इसमें जो समझाया गया है वो थोड़ा सा अलग है। फ्रेंड्स जिसने अच्छे से पढ़ा है इन दोनों सब्जेक्ट को वो बता लेगा। तो कहने मीन्स ये है कि ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो शैक्षिक मूल्यांकन इसको ज़्यादा पढ़ने की संभावना आपको ज़्यादा अच्छे से, तो इसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है। अब बहुत आप समझ आपने सुना एक नज़र में, अब आपकी समझ में आ रहा, नहीं आ रहा होगा। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है, अब इससे पूछ ले इसकी परिभाषा बताओ,
ठीक है। तो ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन में रख के मिलेंगे एनसीसी, स्काउट, रेड क्रॉस संस्था, ये 3 हैं। तो ये सामुदायिक हैं, ठीक है। तो इनको टिक करना है आपको। अगर एनसीसी, स्काउट, रेड क्रॉस संस्था आ जाए कहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में दिख जाए। लेकिन अगर किसी परिभाषा लिखना है फ्रेंड्स, तो ये लिखना है शिक्षण में नए तरीकों, नई विधियाँ, नए उपकरणों को अपनाना ही नवाचार रहता है। वेरी सिंपल सी। शिक्षण में नए तरीकों, नई विधियाँ, नए उपकरणों का प्रयोग करना ही नवाचार कहलाता है। सिंपल सी बात। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार कहीं आ जाए इस तरीके से, तो बस बना के लिख लेना। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आप लोगों को, बस इतना याद रखना। ओके। एक क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। वैसे क्रियात्मक के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर नहीं इसमें बताया है तो अगला जो वीडियो आया था पार्ट 1 में, उसमें बताया था क्रियात्मक शोध। तो ऑप्शन में आपको लिखना है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। अब नाम यहाँ पूछ रहा है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होगा। तो नाम इसका है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे। ओके, बिल्कुल सही है, चाहे आप सर्च कर लेना, मैं ऐसे नहीं देख के लिख। फ्रेंड्स, अभी इसमें मुझे और भी क्वेश्चन तैयार करना है, लेकिन आप लोगों को इतनी बताऊंगी। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जब मैं आप ये बता रही हूँ ना आपको, तो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है। इसीलिए पता है, जब किसी चीज़ को कुछ समझाना होता है ना, वो चीज़ इंसान भूलता नहीं है। तो जब जितना मैंने वीडियो अभी तक जितने मैंने सब्जेक्ट बताए ना, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है और मुझे यकीन है कि मैं कर लूँगी। मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब है, लेकिन मैंने 2 दिन नहीं पढ़ा है अच्छे से, उतना ही प्रिपेयर किया है। मीन्स अच्छे कहने में तो ये है कि बहुत जितना मैं चाहती थी वैसे नहीं पढ़ पाई। नाइट में मैं दवाई खाई और सो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर था, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। सुबह भी इतना ठंड लग रहा था मुझे, क्योंकि फीवर था इसलिए। तो कहने मीन्स ये है कि मुझे यकीन है आएँगे। और जो मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस समावेशी शिक्षा पे मैंने बता दिया था कि ये बाल विकास से थोड़ा-सा रिलेटेड करता है, क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली, विशिष्ट बालक, वही सूत्र, वही सारी चीज़ें आती है ना, जिसने अच्छे से पढ़ा उसको बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन जो शैक्षिक मूल्यांकन है, ये बड़े स्तर पे होता है। किसी चीज़ का मूल्यांकन करना एक बड़े स्तर पे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है। मूल्यांकन करने का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो इसमें नाम भी पूछ सकता है, परिभाषाएँ, कथन अलग-अलग तरीके से, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट मुझे उससे ये लगता है। मतलब लगता क्या, मुझे मैंने तो तैयार किया है, लेकिन ये पढ़ने से लग रहा है कि उससे इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा बना के नहीं लिख सकते अगर आप पढ़े नहीं होंगे। मतलब आप लपेट के कुछ भी लिख लो। और समावेशी शिक्षा थी कि सिर्फ शिक्षा पे आधारित थी, एक समान अवसर पे कहीं भी बालक को, व्यक्ति को, मनुष्य को कहीं भी एक शिक्षा से जोड़ दिया गया था कि हाँ, यहाँ पे शिक्षा उसको समान अवसर पर देना है। शिक्षा किस तरीके से, कैसे उसकी पहचान करना, कैसा बालक है। और लेकिन इसमें एक शैक्षिक मूल्यांकन बड़े स्तर पे। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में बताऊंगी, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने, आशा करती हूँ, ये वीडियो इन तक देखा होगा और आपकी सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, पढ़ते रहिए और मॉर्निंग में आज जल्दी उठ जाइए ताकि थोड़ा रिविजन कर लें, क्योंकि सुबह जल्दी-जल्दी में सेंटर पहुँचना है। और मैं सेंटर पहुँच कर आप लोगों को लाइव दिखाऊँगी कि मैं सेंटर पहुँच चुकी हूँ, मेरा सेंटर कहाँ गया है। ओके, वहाँ जब पहुँच कर तभी आप लोगों को दिखाऊँगी। और बस भगवान जी, माता रानी, हे माँ सरस्वती में बस आपसे प्रार्थना यही करती हूँ कि जितने लोगों को मैंने सजेस्ट किया है, जितने मेरे वीडियो देखे हैं, कुछ सोच कर, आशा लेकर मेरे वीडियो तक इन तक टिके हैं, मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी हम सभी का अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ। बस मुझे इतना ही चाहिए अभी के लिए। बाकी आगे जो नौकरी लगना है उसका सपना, तो उसके लिए बहुत अभी स्ट्रगल करना है, टेस्ट सीटेट वगैरह पास करना है, जो लोग अभी कर रहे हैं। वैसे मेरी तो अलग पढ़ाई यूपीएससी की चल रही थी फ्रेंड्स। ये 10 दिन मैंने छोड़ा है, उसके बाद इसके तुरंत बाद जिस दिन में पेपर हो जाएगा उसके तुरंत बाद स्ट्रैटेजी मेरी चेंज हो जाएगी। सुबह शाम नाइट स्टडी चलती रहेगी पूरा, और आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग वीडियो में जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा ढेर सारा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।